Welcome back 11th. Welcome to the another tutorial of chapter number 2, relation and function. In this tutorial I will discuss range of a function. How can we find the range of a function? But उससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन फंक्शन पे बेस्ड है और कम्पिटिटिव लेवल पे भी आ सकता है और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है. इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है और ठीक है, इसमें हम इसको कहते हैं फंक्शनल इक्वेशंस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. यहाँ पे आपसे एफ एक्स, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वन कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और ऐसे और कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बाकी तो मैं आपको एक सेपरेट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा. बट एक बार देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइडेंटिफाई. ठीक है बेटा, तो इसको ना हम क्लास 10th की तरह बात करते हैं कि हमारे पास जैसे क्लास 10th में दो अगर लीनियर इक्वेशंस होती थी तो हम उनको सॉल्व कैसे करते थे. मान लेते हैं अगर मेरे पास ना ये एक एक्स है और ये मान लेते हैं ये पूरा, इसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ अभी माइंड में. ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3 - 3y = समथिंग. अगर ऐसी ही एक इक्वेशन और मिल जाए मुझे एक्स और वाई में, तो मैं दोनों में से एक को एलिमिनेट कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूँ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से कर सकते हैं, है ना. तो इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो कैसे लाएं? तो यहाँ पे ही आपको इक्वेशन दी हुई है जो उसमें सिर्फ इतना बोला हुआ है कि एक्स 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब है एक्स कुछ भी हो सकता है. तो फिर हम ऐसी इक्वेशन क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं एज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सिर्फ 0 के लिए नहीं है, एक्सेप्ट 0. तो मीन्स हम इस इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर रहा हूँ 1/x. जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे 1/x पुट कर रहा हूँ. उससे क्या होगा मुझे, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी f of 1/x, ये मिल जाएगा f of 1/1/x, यानी जो x बन जाएगा इक्वल टू 1/x². यानी मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई जिसमें अलग अलग कोएफिशिएंट है एक्स और वाई के. अब दो में इक्वेशन बन गई मेरे पास. ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको और इसको सॉल्व कर देता हूँ. और सॉल्व कर कैसे करता हूँ, मुझे एफ एक्स चाहिए तो एफ ऑफ 1/x को रिप्लेस कर देते हैं. अब आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो एफ ऑफ 1/x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो या फिर कोएफिशिएंट्स बराबर कर दो. देखो कैसे. इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -3f(x) + 2f of 1/x इक्वल टू 1/x². ठीक बात है. और ये जो पहले वाली इक्वेशन है उसमें क्या लिखेंगे, 2f of x, ठीक है, -3f of 1/x इक्वल टू x². अब मैं इसी कोएफिशिएंट सेम बना देता हूँ. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से. जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -9f(x) + 6 of f of 1/x इक्वल टू 3/x². और ये मिल जाएगा मुझे +4f(x) - 6f of 1/x इक्वल टू 2x². अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो ये टर्म कट जाएगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -9 + 4 -5f(x) और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा 2x² + 3/x². और मुझे तो f(x) चाहिए था, तो f(x) निकालने के लिए मैं 5 को ले जाऊँगा, तो आ जाएगा -2/5x² - 3/5 अपॉन में x². ये मेरे को फंक्शन मिल गया. और ये फंक्शन मिलते ही मुझे f(1) निकालना हो, f(2) निकालना हो तो मैं उसमें पुट कर सकता हूँ. तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपको समझ आना चाहिए और इसको यूज़ भी करना आना चाहिए. ठीक है ना. ऐसे क्वेश्चन मैं अभी और ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करूँगा आपसे. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. अब चलते हैं रेंज पे. रेंज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रेंज, डोमेन और रेंज इस टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है. तो डोमेन के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं. अब बात करते हैं रेंज की. रेंज में बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे आपको y = f(x) कोई फंक्शन दिया होता है तो रेंज का मतलब होता है कि आपको y की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, क्या क्या हो सकती है. तो इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. तो पहला क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो प्योरली ट्रिको बेस्ड होंगे. ट्रिको बेस्ड कैसे होंगे बेटा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन दे दिया 2 sin x + 3. अब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी. ठीक है ना. अब ट्रिको में आपने 11th क्लास में अभी तक चैप्टर 3 पढ़ा नहीं है, बट फॉर द टाइमिंग आपने क्या ध्यान रखना है कि ट्रिको के अंदर आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कंसेप्ट, ये हम अभी पढ़ेंगे भी,
कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ऐसे ही कॉस एक्स जो होता है वो भी -1 से 1 जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो वेरी गुड। तो उसी लॉजिक को हम यहाँ से यूज़ करेंगे। कैसे बेटा? हम कहेंगे कि साइन एक्स जो है दैट लाइज बिटवीन 1 to -1। अब आपको यहाँ पे इस वाले फंक्शन की वैल्यू बतानी कहाँ से क्या लाई करेगी। तो हम ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा 2 sin x, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -2। अब मैं 3 ऐड कर देता हूँ हर साइड। तो ये बन जाएगा 3 - 2, 2 sin x + 3 और यह बन जाएगा 5। तो ये मेरे पास आ गया 1 और बीच में मेरे पास फंक्शन है और ये मेरे पास आ गया 5। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ से लाई कर रही है, 1 से 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन मतलब y की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मैं कह दूंगा मेरे पास जो रेंज आएगी इस फंक्शन की रेंज कि y के आंसर कहाँ से लाई करेंगे, तो हम कह देंगे इसकी रेंज आ रही है 1 to 5, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ये तो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कॉस में। अब देखते हैं, मान लेते एक और क्वेश्चन आया मेरे पास कि आप बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो सेम लॉजिक हम कहेंगे भी कॉस जो थीटा होता है किसी भी वैल्यू के लिए वो लाई करता है -1 से 1। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन क्रिएट करना है। तो मुझे 3 cos x चाहिए, तो मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर साइड, ठीक है ना। अब मुझे -3 चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 बिकम +3, +3 बिकम -3 और ये बन जाएगा -3 cos x। और हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में मैं बता दूंगा चैप्टर नंबर 6 में। अभी आप ध्यान रखिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब साइन चेंज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये सारे साइन उल्टे कर दिए। अब मुझे +5 चाहिए, तो मैं 5 ऐड करता हूँ हर साइड। तो 3 + 5 8 हो गया। यहाँ पे ये 5 एज इट इज रह गया और यहाँ पे 5 - 3 2 हो गया। तो मेरे पास ये फंक्शन मिल गया कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ से लाई कर रहा है, 2 से लेके 8 तक। तो मेरे पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ गई, 2 से लेके 8 तक। तो इस तरह से ट्रिगो वाले क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। जैसे ये क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि cos x जो है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 2 cos x कैसा होगा, तो 2 बनाने के लिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 बनाने के लिए 7/2 cos x है, तो 7 ऐड कर देते हैं। ये 9 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। अब हमें बताना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने पहले देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। मैंने क्वेश्चन को ऐसा बना दिया है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। मैं आपको भी और क्वेश्चन जब डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा, इसमें बेसिक पे नहीं जाना, ये पॉजिटिव रहेगा। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगी, कि cos x हमेशा -1 से 1 लाई करेगा। तो 2 cos x जो होगा वो -2 से 2 होगा और ये फिर 5 से 9, तो 5 से 9 मतलब पॉजिटिव लाई करेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव आता है तो फिर हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी मैंने सिर्फ ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया है क्योंकि अभी आपके लिए बहुत बेसिक है कि पॉजिटिव रेंज आ रही है 5 to 9। तो उसका फ़ायदा क्या, अब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहाँ लाई करेगा, तो हम कहेंगे इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो लाई करेगा 1/5 से 1/9 तक। तो यानी ये 1/9 हो गया, ये 1/5 हो गया। अब इनइक्वालिटी कैसी होगी, अब आप पहले बताओ कि 5 और 9 में से तो हमें पता है 5 बड़ा होता है। तो 1/5 में से और 1/9 में से कौन सा बड़ा है, तो हम कहते हैं कि जब ये 9 इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी 1/5 बड़ा होता है, यानी इसका मतलब है जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी इस तरह से रिवर्स हो जाती है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कहाँ से लाई करेगा, 1/5 से लेके 1/9 तक। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे इस फंक्शन की,
ये हो जाएगी 1/9 से लेके 1/5 तक। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अभी ट्रिको बेस ही कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन ना इस फॉर्म में आता है कि एक साइन की टर्म होती है, साथ में एक कॉस की टर्म होती है प्लस में, और ये आता है इस तरह से कोई नंबर दिया होता है। अभी ट्रिको की नहीं है तो मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में रेंज कैसे निकालते हैं। हाँ, तो चलिए इसको ना अभी हम फॉर द टाइम स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपने ट्रिको नहीं पढ़ी तो इसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं ट्रिको में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ट्रिको में मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस करा दिया आपको, कि एक हो गया साइन बेस्ड, एक हो गया कॉस बेस्ड, और एक हो गया रेसिप्रोकल बेस्ड। तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप इनकी रेंज एक बार देखना क्या आती है, ठीक है। खुद ट्राई करके देखिएगा कि इसकी रेंज क्या आएगी। ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस वर्क है। तो ये आपको रेंज निकालनी है इसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा साइन कॉस वाले क्वेश्चन। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कॉस और ग्रेडेड इंटीजर इंक्लूड कर दिया गया। अब आप देखो ध्यान से, x कहाँ से लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, x लाई कर रहा है -π/2 से लेके π/2 तक। पाई का मतलब होता है आपका 3.14 अप्रॉक्सीमेट। तो जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा 1.57। इसका मतलब मेरे पास जो x है वो -1.57 से 1.57 के बीच में है। और मुझे ये कह रहा है कि इसकी रेंज बताओ क्या आएगी। तो आपको याद है हम ग्रेडेड इंटीजर में क्या करते हैं, हम ग्रेडेड इंटीजर में इसको तोड़ लेते हैं ब्रेक्स में। तो हम एक करते हैं, एक आएगा -5.7 से, जब ये 0 के बीच में होगा, क्योंकि इसके बीच में 2 इंटीजर आ रहे हैं 0 और 1, है ना। इस नंबर के बीच में 2 इंटीजर आ रहे हैं। अगर आप नंबर लाइन पे बनाना चाहो तो बना के देख लो। -5.7 और 1.57 के बीच में 2 इंटीजर आ रहे हैं 0 और 1। तो एक 0 तक बना लिया, और एक यहाँ पे हम 0 से 1 तोड़ लेते हैं, और फिर एक ब्रेक कर लेते हैं 1 से लेके 1.57 तक। अब आप देखो कि इस इंटरवल में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा। हमारा इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या देगा, सोच के देखो। ये देखो 0 टच तो नहीं कर रहा, 0 से छोटा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ना गड़बड़ कर दी, ये -1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में एक नंबर हो रहा है ना, -1 से लेके 0 तक। तो -1.57 से -1 के बीच में क्या आएगा, ये हमेशा ग्रेटेड इंटीजर आपको -2 देगा, ठीक है ना। और -1 से 0 में क्या देगा, -1 देगा। 0 से 1 में क्या देगा, 0 देगा। और 1 से 1.57 में 1 देगा। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने इस पार्ट की वैल्यू निकाल ली। यानी इस पूरे इंटरवल में हमारे पास ये वैल्यू आएगी -2। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास 4 ही वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए, -2, -1, 0 और 1। अब जब हम यहाँ पुट करेंगे जाके, तो हम कहेंगे हमारा जो कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे को -2 देगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ -2। अभी आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि cos cos थीटा ही होता है। तो आप इसको फॉर द टाइमिंग याद कर लो कि नेगेटिव cos से गायब हो जाता है। अब ग्रेटेड इंटीजर अगर -1 होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा cos -1, और cos -1 क्या करता है, cos 1 ही देता है। ग्रेटेड इंटीजर जब 0 होगा तो क्या होगा, हम कहेंगे f(x) की वैल्यू आ जाएगी cos 0, और cos 0 क्या होती है 1। और जब ग्रेटेड इंटीजर 1 होगा तो क्या आएगा, f(x) की वैल्यू आ जाएगी cos 1, और cos 1 ही रह जाएगी। तो अब देखो हमारे पास 3 ही आंसर पॉसिबल मिल रहे हैं, cos 1, cos 2 और 1, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे इसकी रेंज जो है वो 3 ही आएगी। एक आएगी कर्ली ब्रैकेट 1, cos 1 और cos 2। तो ये तो होगा ट्रिको बेस्ड। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अभी हमने ट्रिको की नहीं तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इससे पहले थोड़े डोमेन रेंज के क्वेश्चन और मैं करा दूं आपको। एक तो क्या बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रिको के। एक बन सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आपको ना स्क्वायर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्वायर वाले कैसे बन सकते हैं, जैसे आ गया x² + 3, तो इसकी रेंज क्या होगी। तो आप x² वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप कहोगे
चाहे स्क्वायर है चाहे मॉड है, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे कि भाई एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा दोनों साइड तो ये नंबर 3 से बड़ा हो जाएगा, यानी मेरा फंक्शन 3 से बड़ा हो गया। तो मेरे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर वाले, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन मॉड में आ जाए बेटा कि भी इसकी रेंज बताओ, मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 5, तो इसमें भी लॉजिक वही लगाओगे आप कि मॉड जो होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो यानी मॉड हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब -5 करने पे, दोनों साइड -5 करने पे ये हमारा फंक्शन -5 से बड़ा हो जाएगा, यानी हमारी रेंज आ जाएगी इस क्वेश्चन में -5 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ गया 7 - 2 मॉड एक्स, तो आप कैसे करोगे, तो आप वही लॉजिक लगाओगे, मॉड एक्स जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो 2 मॉड एक्स भी 0 से बड़ा ही होगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -2 मॉड चाहिए, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब आप 7 दोनों साइड ऐड कर दो, इस साइड भी किया है तो इस साइड भी कर देंगे, तो हमारा फंक्शन 7 से लेस हो गया, ठीक है ना। हमारा फंक्शन 7 से लेस हो गया। अब 7 से लेस हो गया का मतलब क्या है, हाँ 7 से लेस का मतलब हो गया हमारे पास कि जो हम कहेंगे कि जो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -इन्फिनिटी से 7, ठीक है ना, रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। अब चलते हैं, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना बेटा, एक तो हो गया हमने पढ़ा ट्रिगो में हम -1 से 1 की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, मॉड आ जाए तो मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है। बट जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने ना ऐसे क्वेश्चन में वाई से स्टार्ट करना है, इसको वाई मान लेना, बहुत ईजी से अप्रोच बता रहा हूँ आपको, इसको आप वाई मान लो। अब आपका एम क्या होगा, इस क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई। तो क्या होगा, मैंने ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया 4y - 1, तो एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास 4y - 1 अपॉन वाई, एक्स आ गया 4y - 1 अपॉन वाई। अब जो ये फंक्शन आया ये मेरे पास आया इन टर्म्स ऑफ वाई। तो जो अब मेरा एम क्या होगा, पहला मैंने फर्स्ट स्टेप ओवर कर दिया कि मैंने एफ एक्स को वाई के इक्वल रखा और एक्स की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ वाई। अब ये जो नया फंक्शन आया है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर मैं इसका डोमेन निकालूँ इस नए फंक्शन का, तो मुझे क्या मिलेगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई विच वी कैन पुट फॉर दिस फंक्शन। तो एक तरह से मुझे वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो वाई की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो एक तरह से मुझे रेंज मिल जाएगा। तो अब हम जो नया डोमेन आया है, नया फंक्शन आया है, इसका डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। मेरे पास जो एक्स है वो आ रहा है 4y - 1 अपॉन वाई। अब मुझे पता है भाई रूट के अंदर वाली टर्म को हम क्या कहते हैं कि ये तो है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, और पॉजिटिव होनी चाहिए। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी y 0 नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें ना सबसे पहले y को उधर ले जाते हैं, मतलब राइट साइड पे 0 पे। तो सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, तो आपने नहीं करनी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसी नेगेटिव से हम किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब आपको y के बारे में तो पता नहीं y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब हम हमेशा टर्म को उधर तभी ले जाएंगे जब वो पॉजिटिव हो। अब कैसे पॉजिटिव बनाएं इसको, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करे तो आपने क्या करना है, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना ताकि नीचे हमारा स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर पॉजिटिव है, तो अब इनइक्वालिटी को ये डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो इसलिए अब उसको हम उधर ले जाते हैं। ऐसा हो गया। अब यहाँ लगेगा वेविकर मेथड, बट वेविकर मेथड कहता है कि एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैंने 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इस साइड तो यही रह जाएगा, और 0 को डिवाइड करने पे 0 ही रहता है।
अब नंबर लाइन बनाओ, इसमें नंबर प्लॉट करो। एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1/4, प्लस माइनस प्लस दिया, ठीक है। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमें प्लस साइन वाले रीजन चाहिए। तो वाई कहाँ से कहाँ लाई करेगा, आपको कि वाई लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1/4 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट ही आता है। अब बाकी जो इंटरवल पे क्या होता है, मतलब 0 और 1/4 पे क्या होगा देखते हैं। इक्वल टू लगाया तो हम इक्वल टू लगा देंगे, बट एक और चीज़ हमने यहाँ लिखी थी शुरू में कि वाई 0 नहीं हो सकता। तो जब वाई 0 नहीं हो सकता तो जो यहाँ पे हमने इक्वल टू ब्रैकेट लगाया है उसको हम हटा के लिख देंगे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमने इसको लिखा है कि ये इंक्लूड नहीं हो सकता। यानी हमारी रेंज क्या आ गई फाइनली, तो रेंज आ जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/4 टू इन्फिनिटी। नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम इस तरह करते हैं कि हम y को एक्सप्रेस करते हैं पहले fx के लिए इक्वल, और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाल के जो नया फंक्शन आता है उसका डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बेटा दो तरीके से कर सकते हो। एक तो x² वाला क्वेश्चन है, तो आप कहोगे भी देखो x² 0 से बड़ा रहेगा, +2 कर दिया तो ये 2 से बड़ा होगा, फंक्शन हमारा 2 से ग्रेटर है, तो रेंज आ गई मेरे पास 2 टू इन्फिनिटी। बट अभी मैंने जो दूसरी अप्रोच बताई उससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, y को fx माना, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म में। अब ये रूट वाला फंक्शन आ गया, तो हम कहेंगे भी y रूट के अंदर वाली टर्म 0 से बड़ी आएगी, तो y हमारा 2 से बड़ा होगा, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास 2 से इन्फिनिटी। तो आप देखो दोनों ही वर्क करते हैं, है ना। बट कई बार ये वाली इजी अप्रोच रहती है, कई बार ये इजी अप्रोच रहती है ना। स्क्वायर मॉड साइन के कुछ में तो ये अप्रोच सीधा इजी रहेगी, अदरवाइज हमें y इक्वल टू एफ मान के x की वैल्यू को y की टर्म में निकालना है। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, ये पिछले की तरह है। अब रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज मतलब y की बात करें, तो सबसे पहली बात तो आपने जब भी कोई क्वेश्चन रूट का देखो ना, सबसे पहले कहते हैं रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब y तो 0 से बड़ा रहेगा, पहली बात, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। तो वैसे तो इसकी रेंज यही आएगी, क्योंकि हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, देखिए एक बार, या 4 से बड़ा होगा, देखते हैं एक बार। तो हम ये कहेंगे कि x² 4 जो है हमारा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब x² पे 4 ऐड कर देंगे तो ये 4 से बड़ा हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैं इसका रूट ले लेता हूँ, तो जब रूट ले लूँगा तो रूट 4 जो होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, यानी मेरे पास जो y है वो 2 से बड़ा आएगा आपके पास, है ना। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक बात है। अब अगर आप कहो भी मेरे को दूसरे तरीके से भी समझाओ सर, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका था y हम मान लेते हैं इसके इक्वल, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दी, 4 इधर आ जाएगा, तो x आ गया मेरे पास रूट में y² - 4। अब y² - 4 0 से बड़ा रहेगा, यानी y - 2 y + 2 0 से ग्रेटर होगा। नंबर लाइन पे हमने मार्क किया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2 2 प्लस माइनस प्लस किया, तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है मेरे पास, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो मैं कह रहा हूँ कि y की कहाँ का वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से -2 में और 2 टू इन्फिनिटी में। बट क्योंकि y रूट है, रूट कभी नेगेटिव नहीं देता, तो इसलिए इस पार्ट को छोड़ देंगे। तो मेरे पास आंसर कहाँ आएगा, y लाई करेगा 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो देख लो वही तो आ रहा था। तो रेंज मैं कैसे भी करूँ मेरे पास आंसर वही आएगा सेम, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें अब मेरे पास ना कोई और तरीका नहीं है स्क्वायर वाला, तो फिर इसको मैं जनरल तरीके से करूँगा। y के इक्वल माना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये y से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x वाली टर्म्स को एक साथ रख दूंगा, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा 1 + 2y अपॉन y - 1। अब ये जो फंक्शन आ गया ये रेशनल फंक्शन आ गया,
तो रेशनल फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास रेंज क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो हमें बेसिक तो वही याद रखना है कि अगर रेशनल फंक्शन आए तो डिनोमिनेटर कांट बी 0, रूट आए तो रूट के अंदर लिमिट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस तरह से रेंज निकालते हैं। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है बेटा कि मॉड एक्स जो होता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है मॉड एक्स को ब्रेक कैसे किया जाता है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ मॉड एक्स को ब्रेक कैसे किया जाता है। एक चीज़ बताओ, मॉड एक्स जो होता है हमें पॉजिटिव आंसर देता है, ये तो श्योर है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मॉड के अंदर वाली टर्म को मैं देखूँ ये कैसे बिहेव कर रही है, एक्स कैसे बिहेव कर रही है, तो हम कहेंगे एक्स बिहेव कैसे कर रही है, मतलब एक्स पॉजिटिव का है एक्स नेगेटिव का है और जीरो का है। तो हम कहेंगे भी मॉड के अंदर वाली टर्म को हमने जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू जीरो जीरो पे ही आ रही है। तो हम क्या करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में पहले वो नंबर मार्क कर लेते हैं जहाँ पे ये वैल्यू जीरो है। अब हमारे पास दो इंटरवल बन जाते हैं, एक ये और एक ये। तो हम देखते हैं कहाँ पे ये x पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू उठाऊँ बेटा, 1 उठाऊँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ठीक बात है। अगर आपको क्लियर नहीं, मैं एक और समझाता हूँ फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास मॉड x माइनस 2 है, तो मॉड x माइनस 2 मतलब हम x माइनस 2 की नेचर देखेंगे। तो x माइनस 2 जीरो कब है, x2 पे। तो नंबर लाइन पे हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मार्क करके 2 बना लिया। अब ये फंक्शन पॉजिटिव कहाँ है, x माइनस 2 पॉजिटिव कहाँ है, इस वाले इंटरवल पे, क्योंकि 3 पुट करने पे 3 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, और इस वाले इंटरवल में x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इतना हमें करना होता है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो मॉड का मतलब होता है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। अब मेरा एम है कि इस मॉड को हटा दूं बट मीनिंग सेम रहे। मीनिंग सेम रहे मतलब मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आए। तो कैसे पॉसिबल है, तो हम कहेंगे भी जब x2 से बड़ा है तो मॉड की ज़रूरत ही क्या है, x माइनस 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए हम इसको x माइनस 2 ही लिख देते हैं। बट जब x2 से छोटा है तो हमारे पास x माइनस 2 का जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, बट मुझे तो पॉजिटिव चाहिए क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो उस नेगेटिव रिजल्ट के आगे अगर मैं एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दूं तो मेरे पास तब भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने ना इस इंटरवल में देखा मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 पुट करने पे मुझे -1 आंसर मिल गया, बट मुझे तो पॉजिटिव चाहिए। तो उसके आगे अगर मैं नेगेटिव एक एक्स्ट्रा लगा दूँ अपनी तरफ से तो मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मॉड को हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि जहाँ पे वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसके आगे प्लस साइन लगा देते हैं, जहाँ पे मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है उसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और इक्वल टू आप किसी पे भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो और इधर भी लगा सकते हो क्योंकि वो जीरो हो रही है। तो मॉड को ऐसे ब्रेक किया जाता है, ये याद रखना है। ये अभी हम आगे हायर क्लासेस में भी यूज होगा। तो उसी लॉजिक से मॉड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स जब एक्स जीरो से बड़ा है, क्योंकि मॉड की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। बट जब एक्स जीरो से छोटा है तो ये वाले आंसर सारे नेगेटिव दे रहे हैं, तो उन नेगेटिव के आगे माइनस साइन लगा दूं तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी मॉड को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मॉड का तरीका हुआ। अब आप सोचो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की रेंज पूछी हुई है, ठीक है ना। तो रेंज के लिए पहले अगर मैं पूछूं डोमेन क्या होगा, तो आपको होगा डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, यानी इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते, इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया इस क्वेश्चन में। अब आप चलो हमारे पास दो ही केस बन रहे हैं, या तो एक्स पॉजिटिव होगा। अब आप सोचो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स क्या, एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ एक्स है मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब बेटा जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, मॉड एक्स का आंसर एक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे एक्स मॉड एक्स की जगह। तो एक्स एक्स कट जाएगा, यानी हमारे पास हमेशा आंसर 1 आएगा। यानी जब भी एक्स पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर 1 आएगा। आप चेक कर लो, जब आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 का मॉड 2 अपॉन 2 1, 3 पुट करोगे 3 का मॉड 3 अपॉन 3 1। यानी जब एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1 ही आएगा, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या करेगा, मॉड एक्स हमें माइनस एक्स देगा। तो ये माइनस एक्स अपॉन एक्स तो कट जाएगा, हमारे पास आंसर 1 -1 आएगा। यानी इस वाले फंक्शन के दो ही आंसर आएंगे, एक आएगा 1 और एक आएगा -1। तो हम इसको लिख देते हैं कि इसकी रेंज आ जाएगी 1, -1।
दो ही आंसर आएंगे। आप खुद चेक करके देख लो, अगर मैं 3 -3 पुट करने जाऊँ इस फंक्शन में, -3 पुट करूँ तो क्या होगा इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा -3 का मॉड 3 अपॉन -3 कट के 1 आ जाएगा, है ना, -1 आ जाएगा। तो यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है रेंज वो दो ही होते हैं, 1 और -1। यानी अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई इसकी रेंज बताओ क्या होगी, x-2 अपॉन x-2, ऊपर मॉड है नीचे नहीं है, तो आप कहोगे इसकी रेंज भी वही होगी 1 एंड -1। अगर मैं पूछूं कि x+4 अपॉन 4+x इसकी रेंज क्या होगी, तो आप कहोगे वही होगी -1 एंड 1, क्योंकि इसके दो आंसर आएंगे, नीचे वाला ही नंबर या फिर उसका नेगेटिव नंबर। तो एक बार 1 आएगा और एक बार -1 आएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसकी रेंज कैसे निकालें। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आप कहोगे भी इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन होगा x कांट बी 3। अब x 3 तो नहीं हो सकता, यानी x-3 0 तो नहीं है, ठीक बात है ना। तो x-3 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो हम इसके फैक्टर बना के ऐसे क्या इसको काट सकते हैं कि भी x3 तो नहीं है, या नहीं काट सकते, काट सकते क्योंकि x तो 3 नहीं है, इसलिए कैंसिल आउट हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया x+3। अब आप इसमें पुट कर दो तो ये पॉलिनोमियल बन रहा है। तो पॉलिनोमियल की क्या रेंज आती है, पॉलिनोमियल की रेंज आती है हमारे पास -∞ से +∞, यानी सारे रियल नंबर आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसकी रेंज होगी इस फंक्शन की ऑल रियल नंबर, कुछ भी आंसर आ सकता है। बट एक बार सोचो, क्या इसका आंसर हमेशा सारे रियल नंबर आएगा कि कुछ बचेगा। तो अभी हमने बोला कि भी x3 नहीं हो सकता, है ना, x3 नहीं हो सकता। तो जब x3 होगा तो फंक्शन क्या देगा हमारे को, फंक्शन देगा हमारे को 6। तो यानी इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आएगी, सोच के देखो एक बार, इस फंक्शन की रेंज क्या आनी चाहिए। कि हमने कहा सारे रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर मतलब 6 भी आएगा, बट 6 तो अभी हम कह रहे हैं आ नहीं सकता क्योंकि 6 तो हमारा 3 पे आ रहा है। तो एक बार बताएंगे जरा क्या होगा, सोच के देखो, 3 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बताइए ज़रा सोच के। और अगर आप इसको ना वो दूसरे मेथड से भी करते तब भी चल सकता था ये, तब भी मतलब कि अगर हम इसको y के इक्वल रखते और इसको सॉल्व करते और देखते क्या आंसर आ रहा है, तो तब भी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक बार सोच के देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू सारी अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रियल नंबर आएगा, इसका मैं सोचना और मुझसे डाउट पूछना बेटा। ये आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट दिया मैंने कि क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। वैसे एक तरीके से और बताता हूँ कि मान लेते हैं इसका आंसर 6 आएगा, लिखते हैं तो क्या होगा। मैं थोड़ा हिंट दे ही देता हूँ आपको कि जब हमने इसको 6 रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x - 18, ठीक है ना, 6x - 18। तो जब हम इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया x² - 6x और +9 = 0, ठीक है। तो x - 3 = 0, क्योंकि ये x - 3 का स्क्वायर है, तो x3 आ रहा है। तो अब आप सोच के बताओ कि इसका आंसर रियल नंबर ही आएगा कि रियल नंबर -6 आएगा। ये आपका एक तरह से होमवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा मुझे कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। हालांकि अदरवाइज इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसकी रेंज क्या आएगी, बहुत आसान है। अगर आप ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लो तो आप देखोगे नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये जो भी हम पुट करेंगे इसके अंदर वो कट जाएगा, सिर्फ -1 देगा, है ना। ये हमेशा कट सकता है ना, हमेशा कट जाएगा, तो मेरे पास हमेशा -1 आंसर आएगा। यानी इसकी रेंज क्या होगी, इस क्वेश्चन की रेंज हो गई ओनली -1। यानी अगर मेरे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बने, x-4 अपॉन x-4, या फिर x-4 अपॉन 4-x, या फिर मॉड x-4 अपॉन x-4, तो क्या आंसर आएंगे। तो इसकी रेंज होगी कर्ली ब्रैकेट 1 क्योंकि सेम कट नंबर है, इसकी रेंज होगी -1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और इस वाले की रेंज होगी -1 एंड 1 क्योंकि इसमें दोनों को कवर करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे, इसका फिर से देखिए मॉड वाला कंसेप्ट आ गया, तो अब क्या करोगे, आप कहोगे भी मॉड x-3 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये हमेशा <0 हो जाएगा, 1 ऐड करते ही दोनों साइड ये 1 हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन 1 से लेस आएगा, तो
तो मेरे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी -∞ से 1। तो इस तरह से हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या क्या तरीके हुए बेटा, एक हो गया साइन कॉस का क्वेश्चन आया तो -1 से 1 स्टार्ट करना, स्क्वायर आया या मॉड आया तो स्क्वायर 0 से बड़ा होगा और मॉड भी 0 से बड़ा होगा, उससे स्टार्ट करेंगे। और अदरवाइज आप fx को y के इक्वल मानोगे और फिर उसके बाद y की वैल्यू की टर्म्स में एक फंक्शन निकालोगे जो x के इक्वल होगा और फिर उस फंक्शन का डोमेन निकालोगे। जो उस फंक्शन का डोमेन आएगा वो एक्चुअल में आपकी रेंज होगी। तो इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो रहा है एनसीईआरटी में कि इसकी रेंज निकालो 9 - x कर, इसका हमने डोमेन तो निकाला था, इसका डोमेन आया था -3 to 3, है ना। अब अगर इसकी रेंज निकालनी हो तो पहली बात इसको जो y मानोगे तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखोगे, क्योंकि y रूट है तो y पॉजिटिव होगा, है ना। अब इसको हम y मान के स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो x आ गया मेरे पास रूट में 9 - y²। अब मैं क्या कहूँगा, इस फंक्शन को डोमेन कैसे सॉल्व करूँगा, मैं कहूँगा भी ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कोफिशिएंट हटाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कहूँगा y - 3 और y + 3 हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। नंबर लाइन पे इसको मार्क किया, -3 और 3 प्लस माइनस प्लस दिया। अब ये इंटरवल नेगेटिव कब आ रहा है, जब ये -3 से 3 के बीच में, तो कहेंगे y जो है वो -3 से 3 आ जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि y तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो कहेंगे बट y तो पॉजिटिव है, तो इसमें से हम नेगेटिव साइन हटा देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी ओनली 0 to 3। तो आपने इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आए √a² - x², तो इसका जो डोमेन होगा वो हमेशा लाई करेगा -a से a के बीच में और रेंज लाई करेगी हमेशा 0 से a के बीच में, याद रखिएगा। यानी अगर आपसे मैं पूछूँ ना कि √25 - x² का डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे डोमेन होगा -5 to 5 क्लोज ब्रैकेट और रेंज क्या आएगी 0 to 5। अगर आपसे मैं पूछूं fx = 70 - x² क्या होगा, तो आप कहोगे 70 को लिख सकते हैं √70 का स्क्वायर, इसी फॉर्म में है, तो डोमेन हो जाएगा -√70 से +√70 और रेंज हो जाएगी 0 से लेकर √70। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे आप। तो प्रैक्टिस करिए, चैप्टर ओवर है और मिसलिनियस कवर करवा के ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे ले लिए, एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवा दिया आपको, ठीक है। थैंक यू। इसको रिवाइज करते रहो और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।